Hello students, this is class 12th economics and we are studying about the aggregate demand and aggregate supply. एग्रीगेट डिमांड हम कल कर चुके थे, एग्रीगेट डिमांड का हम स्केड्यूल भी पढ़ चुके थे, उसका डायग्राम भी हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, हमने लास्ट 11th क्लास में आपने सप्लाई के बारे में पढ़ा हुआ था कि सप्लाई क्या होती है। जितने भी प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं ना गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के गिवन प्राइस पर और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर जितनी भी सप्लाई होती है गुड्स और सर्विसेज की, या जितने भी गुड्स और सर्विसेज रेडी टू सेल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई। लेकिन यहाँ पर वो जो कंसेप्ट था वो इंडिविजुअल कंसेप्ट था, यानी किसी एक फर्म का, किसी एक पर्सन का ये कंसेप्ट था। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अब किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एज अ होल, जिसमें हम पूरी कंट्री की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है मनी वैल्यू ऑफ द टोटल आउटपुट अवेलेबल फॉर परचेज इन एन इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारी होल इकोनॉमी है, उस होल इकोनॉमी में जितना भी जो टोटल आउटपुट है, वो जितनी भी गुड्स और सर्विसेज, दोनों गुड्स और सर्विसेज का जो भी आउटपुट अवेलेबल है, दैट इज रेडी टू सेल, जो कि सेल करने के लिए अवेलेबल है और हमें वो परचेज करने के लिए अवेलेबल है और उनको सेल करने के लिए अवेलेबल है, या फिर उन्होंने बनाया हुआ है फॉर परचेज इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में वो टोटल आउटपुट, उसकी मनी वैल्यू कि वो कितने रुपए का है, वो कितना उसका मनी वैल्यू है, दैट हाउ मच मनी वैल्यू इट हैज़ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड में या फिर गिवन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, ये होता है क्या, एग्रीगेट सप्लाई होता है। इसे कहते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई। दैट इज द मनी वैल्यू ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज एंड एनी गुड्स और सर्विसेज, किसी भी टोटल आउटपुट, द मनी वैल्यू ऑफ एनी टोटल आउटपुट इन एन इकोनॉमी दैट इज रेडी फॉर परचेज, दैट इज अवेलेबल फॉर परचेज एंड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। अब ये जो टोटल आउटपुट है गुड्स एंड सर्विसेज का, या इसको हम अदर वर्ड्स में अगर देखें तो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का जो टोटल आउटपुट है, जितनी भी टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स हैं, बहुत सारी कंपनी है, तो इसमें जितना भी प्रोड्यूस्ड आइटम्स है, वो सभी आइटम्स की हम क्या निकालें, मनी वैल्यू निकालें। उस मनी वैल्यू को निकाल करके जो भी 1 ईयर है, 1 ईयर 1 अकाउंटिंग ईयर में, या 1 मंथ का निकाल रहे हैं, 1 वीक का निकाल रहे हैं, या 1 ईयर का निकाल रहे हैं, 6 मंथ का निकाल रहे हैं, जितना भी आपको चाहिए कि इतने में एग्रीगेट सप्लाई इतनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी एग्रीगेट सप्लाई की। अगर अदर वर्ड्स में देखें तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, टोटल आउटपुट। एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, टोटल आउटपुट। इसको मैंने यहाँ AS से डिनोट किया है, टोटल आउटपुट के बराबर है। और इसे हम नेशनल इनकम के इक्वल भी ले सकते हैं। नेशनल इनकम के इक्वल कैसे आती है, नेशनल इनकम के इक्वल आती है कैसे, देखते हैं। देखिए जो एग्रीगेट सप्लाई होगी, एग्रीगेट सप्लाई जब की जाएगी तो उसमें टोटल आउटपुट, यानी जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो जो रेडी टू सेल है, तो उसमें जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वहां पर अवेलेबल हैं वो सभी ये होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब हम इनकी बात करते हैं कि ये जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं इन सभी को टोटल आउटपुट जब किया जाएगा तो इनको इनकम मिलेगी।
लैंड को क्या इनकम मिलेगी, रेंट। लेबर को क्या इनकम मिलेगी, लेबर को मिलेगी क्या, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये क्या है हमारे, ये लैंड, ये इन सब की क्या हो गई, इनकम। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सब की क्या हो गई, ये इनकम। अब हमने नेशनल इनकम हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने इनकम मेथड पढ़ा था। इनकम मेथड में कैसे निकालते हैं इनकम, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब की इनकम को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेशनल इनकम आ जाएगी। तो लैंड की इनकम, फैक्टर्स, कैपिटल की इनकम, लेबर की इनकम, एंटरप्रेन्योर की इनकम, इन सभी इनकम को अगर हम टोटल करें तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम हमारे पास आ जाएगी। तो नेशनल इनकम इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं हम, लैंड, वेजेस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को सम अप करके, सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ऑल द इनकम ऑफ फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या कह सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल्स टू हम रख सकते हैं क्या, टोटल आउटपुट यानी टोटल प्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई, इसीलिए कंसेप्ट लिखा गया है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू टोटल आउटपुट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये हो गया हमारा कंसेप्ट, ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो होता है सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग का। इसका एक बहुत ही सिंपल सा इजी सा मेथड है, कैसे कि जो भी इनकम होगी, मान लीजिए हमारे पास जो इनकम होगी, हम इनकम से क्या करेंगे, या तो एक्सपेंड कर देंगे उस इनकम को, या तो उसको हम खर्च कर देंगे, या फिर जो बचेगा उसको सेव करेंगे। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो हमारी जो इनकम है वो किस किस में डिवाइड हो गई है, या तो एक्सपेंडिचर में या फिर सेविंग्स में। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंड को हम क्या कहेंगे, क्योंकि हम जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, कंजम्पशन पर। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इन दोनों का सम अप क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। तो नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। यहाँ पर इसको हम वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। वाई मीन्स क्या, वाई को क्या लिया गया है यहाँ पर, नेशनल इनकम। वाई को किस तरीके से शो किया गया है, नेशनल इनकम से। ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स हो गए नेशनल इनकम के या फिर एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, कंजम्पशन और सेविंग। 2 चीज़ों में ही एक्सपेंड करते हैं, और जो सेविंग्स है हमारी उसी को हम क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं एएस शेड्यूल की। एएस शेड्यूल जो है वो कैसे बनेगा देखते हैं। एएस जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बनाया था और उसका डायग्राम बनाया था, ऐसे ही इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पर ले लिया हमने कंजम्पशन, यहाँ पर हमने सेविंग्स ले ली, और यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई। लेवल ऑफ इनकम ले सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये हमने ले लिया। कंजम्पशन हमने लिया है यहाँ पर मान लो 5, 10, 15, 20, 25, 30। सेविंग, अब इसको इसमें से माइनस करके भी हम सेविंग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा था y इज इक्वल टू सी प्लस एस।
y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस होता है। अगर आपको सेविंग फाइंड आउट करनी है तो आप y माइनस सी भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको कंजम्पशन गिवन है, सॉरी सेविंग गिवन है, अगर आपको c फाइंड आउट करना है तो y माइनस एस भी कर सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5। 0 यहाँ पर जब लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो गया, पहले तो यहाँ पर कैसे जा रही थी, ये जो कंजम्पशन है ये कैसा कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, जब लेवल ऑफ इनकम 0 होता है, यानी हमारी कोई इनकम नहीं होती है, उसके बाद भी हम हमारी जो बेसिक जो नीड्स हैं उन पर हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 20 माइनस 15 5 10 15 20। अब हमें निकालना है क्या, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, C प्लस एस, देखा था ना, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस एस, और वही y इज इक्वल टू C प्लस एस, दोनों सेम थिंग है, दोनों को प्लस कर लीजिए। 5 प्लस माइनस 5 यहाँ पर 0, 10 20 30 40 एंड 50, ये हो गई हमारी एग्रीगेट सप्लाई। तो हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसका स्केड्यूल बनाते हैं। ये हमारा होगा OX एक्सिस, जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम, सेम है बिल्कुल एग्रीगेट डिमांड की तरह, बस यहाँ पर आपको एग्रीगेट सप्लाई लेनी है, जिसमें आपको कंजम्पशन और क्या लेना है, सेविंग लेनी है, उसमें आपने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लिया था। यहाँ पर देखिए अगर लेवल ऑफ इनकम 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है, 0। एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी एग्रीगेट सप्लाई 0, क्योंकि जब लेवल ऑफ इनकम ही 0 है तो सेविंग ही एक तो हमारी माइनस में चल रही है, तो सप्लाई कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होएगा, बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। तो ये होगी AS इज इक्वल टू C प्लस एस, यानी कंजम्पशन और सेविंग का सम टोटल। तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन और एग्रीगेट सप्लाई का स्केड्यूल प्लस डायग्राम। अब हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन की। ये सबको आ गया होगा समझ में। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कंजम्पशन की। कंजम्पशन क्या चीज है, कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन मीन्स है फाइनल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन का मीन्स क्या है, जब हम गुड्स और सर्विसेज का फाइनल यूज करते हैं तो वो क्या होता है, कंजम्पशन होता है। किसी भी गुड और सर्विसेज का फाइनल यूज, जैसे कि कल आपको एग्जांपल दिया था, जैसे ये मार्कर परचेज किया है तो इस मार्कर का फाइनल यूज क्या हो रहा है, मैंने इसको यूज कर लिया, इसके बाद कहीं और इसे सेल नहीं करना, तो इसका मैं क्या कर रही हूँ, इसको कंज्यूम कर रही हूँ, ये है कंजम्पशन। फाइनल यूज किसी भी गुड्स और सर्विसेज का वो क्या होता है, कंजम्पशन होता है। अब कंजम्पशन पे आप जो एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी इस पर जो मैंने खर्चा किया है, जितनी भी मेरी बेसिक नीड्स हैं उनके लिए मैंने जो भी चीज़ें परचेज की हैं, उन परचेज की हुई चीज़ों पे मैंने जो भी एक्सपेंड किया है, जो भी मैंने खर्चा किया है, वो क्या होगा, कंजम्पशन पे किया हुआ एक्सपेंडिचर, मीन्स इट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो थीसिस है इसको लेकर आए थे J.M. कीन्स। J.M. कीन्स जो थे उन्होंने कंजम्पशन की थीसिस को बताया, जिसमें इन्होंने नाम दिया उसको लॉ ऑफ कंजम्पशन। इन्होंने इसे नाम दिया था लॉ ऑफ कंजम्पशन। इन्होंने ये कहा था कि कंजम्पशन का जो लॉ है वो बहुत इजी है और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे है उसका, कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है, अगर किसी भी पर्सन की, J.M. कीन्स ने ये बताया कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी
इंक्रीज हो जाता है। किसी भी अगर पर्सन की इनकम को इंक्रीज किया जाए तो उसका लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई, बिल्कुल कल इसके बारे में हम बात कर चुके थे कि हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको इम्प्रूव करेंगे। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड जिसमें खाना, रहना, कपड़े, घर, हमारा ये सब कुछ आ जाता है, तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे अगर हमारी इनकम क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो इनकम इंक्रीज होते ही हमारा जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। और जैसे हमारा जो कंजम्पशन है वो इस रेट से इंक्रीज नहीं होता, दोनों की जो रेट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो रेट है वो इसके अकॉर्डिंग, दोनों की जो रेट है वो इक्वल नहीं होती। जिस रेट से इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन की जो एक्सपेंडिचर की जो रेट है वो उससे थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है उस इनकम के अकॉर्डिंग हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा कम अमाउंट में इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो कोई भी जो पर्सन है, ह्यूमन है, उसकी ये टेंडेंसी है कि वो क्या चाहता है कि वो क्या करे, स्पेंड तो कर रहा है कंजम्पशन पे लेकिन फुल इंक्रीमेंट को स्पेंड नहीं करना। वो क्या चाहेगा कि थोड़ा सा मैं क्या करूँ, सेव भी करूँ। तो ये किसी भी पर्सन की टेंडेंसी है कि उसकी सेविंग्स भी जो है वो लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग इम्प्रूव होती है, तो वो सेविंग भी ज़्यादा करने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए किसी भी पर्सन की पहले इनकम थी 10,000, उसका प्रमोशन मिला उसको, या फिर किसी अदर वो कंपनी में गया तो उसकी जो इनकम है वो 20,000 हो गई। तो यहाँ पर ये नहीं है कि वो अब 10,000 का जो एक्सपेंडिचर कर रहा था वो डायरेक्ट 20 का, नहीं, वो क्या करेगा 15,000 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, प्लस में 5,000 रुपीज़ अब वो क्या करेगा, सेव करने की कोशिश करेगा। तो ये है कंजम्पशन की थीसिस। जेम्स कीन्स ने दिया था लॉ ऑफ कंजम्पशन। उन्होंने कहा था व्हेन इनकम इंक्रीजेस एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बट बाय अ स्मॉलर अमाउंट, लेकिन उससे कम अमाउंट में। अब हम बात करते हैं टेंडेंसी टू स्पेंड ऑन कंजम्पशन। इन्होंने कहा है कि कंजम्पशन पे स्पेंड करने की जो टेंडेंसी है वो फुल इंक्रीमेंट से थोड़ी कम होती है, यानी जितना उसका इंक्रीमेंट हुआ है उससे थोड़ा कम होता है। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की थीसिस है, ये याद रखना है आपको कि ये थीसिस किसकी है, जेएम कीन्स की है, जो कि एक फिक्स्ड थीसिस है। अब इसके बारे में बात करेंगे हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, अब इसमें जो भी हमने कंजम्पशन के बारे में पढ़ा है उसमें कंजम्पशन से हमें ये तो पता चल जाता है कि कंजम्पशन जो है वो किस पर डिपेंड करता है। किसी भी पर्सन का जो कंजम्पशन है वो किस पर डिपेंड करता है, कंजम्पशन डिपेंड करता है किसी भी पर्सन की इनकम पर। किस पर डिपेंड करता है, इनकम पर। कोई एक लेबर है यानी कोई एक मजदूर है, उस मजदूर की मान लीजिए जो सैलरी है या उसको जो जितना वर्क मिल पाता है वो है 5,000 उसे मंथली मिल पाता है, तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, उसका जो कंजम्पशन होगा वो कैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि उसके खाने की जो कैटेगरी होगी, जो वैल्यू होगी वो कम होगी, उस पर कम खर्चा करेगा, कपड़े पे कम खर्चा करेगा, हर चीज़ पे वो कम खर्चा करेगा, व्हीकल उसके पास होगा ही नहीं। अगर उसी लेबर की जो इनकम है वो धीरे धीरे, यानी उसके उसके जो बच्चे हैं वो इंक्रीज कर देते हैं उसकी इनकम को, वो कमाने लग जाते हैं, तो मान लीजिए उसकी 5,000 की कितने में बदल जाती है, 50,000 में चेंज हो जाती है, तो उसका अब जो कंजम्पशन होगा वो सब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसका खाना, रहना, कपड़ा सब क्या हो जाएगा, सब इंक्रीज हो जाएगा। तो इनकम जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंजम्पशन को जो अफेक्ट करता है। किसी भी कंजम्पशन लेवल को अफेक्ट करने के लिए मेन जो फैक्टर है वो क्या है, इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर इनकम कम हो जाएगी तो कंजम्पशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन कंजम्पशन बिल्कुल ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लेवल ऑफ इनकम ज़ीरो भी है तो भी पर्सन जो है उसका इतना खर्चा होता है कि थोड़ा बहुत उसे खर्चा करना पड़ता है, चाहे तो वो उसे अपनी सेविंग्स विड्रॉ करके करना पड़े या फिर वो उसे कहीं से बोरो करके करना पड़े, और उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन फंक्शन जो है उसमें लिखा हुआ है कंजम्पशन इज इक्वल टू एफ डिपेंड्स वाई, यानी कंजम्पशन डिपेंड करता है किस पर, वाई पर, यानी इनकम पर। कैसे डिपेंड करता है, इसको एक और तरीके से डिराइव किया गया है, सी बार प्लस बी वाई।
यहाँ पर सी जो है इसका मतलब है लेवल ऑफ कंजम्पशन, और सी बार जो है इसको कहा गया है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बी जो है उसको लिया गया है एमपीसी। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और यहाँ पर लिया गया है इसको वाई को लिया गया है लेवल ऑफ इनकम की तरह। तो ये कंजम्पशन का फंक्शन है जिसमें C इज इक्वल टू कंजम्पशन लेवल, C बार इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। इसमें कंजम्पशन जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है इसको फिक्स माना गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, B यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उससे नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ इनकम। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन सब के बारे में हम कल से बात कर रहे हैं और ये सारे आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे बजाय इसके। अब बात करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की ये क्या है, ये देखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये क्या है। हमने अभी पढ़ा था कि जैसे ही किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है, जैसे ही किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है उसका जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, बट उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो कैसी होती है, रादर देन इनकम इंक्रीमेंट, इनकम के इंक्रीमेंट से कम होती है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या होती है कि वो रेट ऑफ चेंजिंग इन द इंक्रीमेंट ऑफ कंजम्पशन, कि कंजम्पशन में अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम के लेवल के अकॉर्डिंग कंजम्पशन में जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, और वो रेट, जिस रेट से अकॉर्डिंग टू इनकम, इनकम में इंक्रीमेंट से हमने बता दिया कंजम्पशन में चेंज होता है, लेकिन वो किस रेट से चेंज होता है, किस दर से, किस गति से वो चेंज होता है, वो क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसको हम शो किससे करते हैं, बी से शो करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम शो करेंगे। एमपीसी जो है वो पॉजिटिव होती है कब, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो है कंजम्पशन की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी पॉजिटिव होती है कब, जब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 0 to 1, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगी, क्योंकि कंजम्पशन और सेविंग दोनों का क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी यानी कि 0 से तो हमेशा क्या आएगी, बड़ी आएगी, और 1 से हमेशा कम आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन कभी माइनस में नहीं होती, और क्या नहीं होगी, 1 से अबव नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका स्केड्यूल और इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है।
इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत कम स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है, किसी भी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में बट नो रिस्पॉन्स इन द वीडियोस। सो ध्यान रखिए और होमवर्क टाइम टू टाइम भेजिए और कुछ रिस्पॉन्स भी भेजिए। अगर कुछ नहीं आ रहा है समझ में, देन यू कैन आस्क मी ऑन द पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।